नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। देश के अलग अलग हिस्सों से खबर आ रही है कि किस तरह से कोरोना मरीजों को दवाएं नहीं मिल रही या फिर ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे, काफी किल्लत नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ आगरा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर नजर आने लगा है। ऑक्सीजन नहीं मिलने से बड़ी संख्या में मरीजों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। आगरा के ज्यादातर अस्पतालों में या तो ऑक्सीजन खत्म हो चुका है या कुछ ही घंटों का बचा है। ऐसे में मरीजों के तीमारदार काफी परेशान हैं और उन्होंने कल NH2 यानी आगरा कानपुर हाईवे स्थित एपेक्स अस्पताल पर मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया। ये लोग सड़क पर बैठ गए और चक्का जाम भी किया। इन्होंने सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि सरकार के दावे से उलट कहीं भी ऑक्सीजन यहां पर नहीं मिल रहा है। तो आगरा के एपेक्स अस्पताल के साथ साथ दूसरे अस्पतालों का भी बुरा हाल है। यहां के रश्मि केयर अस्पताल में हालात बिगड़ने पर मरीजों के परिजन अस्पताल के गेट पर खड़े हो गए और जमकर हंगामा किया। मरीजों को ऑक्सीजन न मिलने से ये लोग परेशान हैं और यही हाल यहां के शहीद नगर स्थित उपाध्याय अस्पताल का भी है। यहां भी ऑक्सीजन नहीं मिलने के बाद मरीजों के परिजनों ने हंगामा कर दिया। इन सबों का आरोप है कि अस्पताल और प्रशासन पूरे मामले की अनदेखी कर रहा है। जब घर का कोई इंसान मरीज होता है, अस्पताल में होता है और वो ऑक्सीजन के लिए तरस रहा होता है, ऐसे में परिवार वाले जाहिर सी बात है चिंतित होते हैं। आपका क्या नाम है? सरकार की नौकरी की है और छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ ले जाएं? कहाँ के रहने वाले हैं? वो तो उनका बेटा पुलिस में नौकरी कर रहा है, वो नहीं आ पा रहा है इलेक्शन की ड्यूटी करके। कितने दिन से भर्ती हैं यहाँ पर? 16 दिन हो गए। आज आप लोग 16 दिन हो गए, नेक आराम मिला 2 दिन पहले से। अब बताओ हम क्या करें? अब ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं है तो आप फिर कोई कंडीशन है। से हम इतना परेशान हैं। उन्होंने अस्पताल ने कह दी, हमने तो सबसे कह लिया, हम तो थके भैया, हमारे बस की नहीं, आप जैसे चाहो वैसे कर लो। आधा घंटे की ऑक्सीजन रह गई है और हम प्रशासन ने हमें इतना किया, भी हमें जो इंस्पेक्टर साहब ने आगे हटा दिया और हमारे पेशेंटों की जान बिल्कुल बिल्कुल ऑक्सीजन पर डिपेंड है। 35 पेशेंट अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो खत्म हो जाएंगे सर। तो लोगों की आंखों में आंसू और चेहरे पर बेबसी साफ तौर पर देखी जा सकती है। वही आगरा के एतमादपुर इलाके में प्रशासन का अमानवीय चेहरा सामने आया है। यहाँ के एक ऑक्सीजन गोदाम में मरीजों के परिजन ऑक्सीजन के लिए मिन्नत कर रहे हैं और वहीं खड़ी एक महिला अधिकारी एक ऑक्सीजन सिलेंडर पर पैर रखकर मरीजों के परिवार वालों को धमका रही हैं। ये अधिकारी हैं एतमादपुर इलाके की SDM। यहाँ लगातार ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग परेशान हैं, लोगों की मौत हो रही है और प्रशासन यहाँ पर दादागिरी कर रहा है। तो प्रशासन के आगे गिड़गिड़ाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है टस से मस नहीं हो रहा है, पसीज नहीं रहा है। वही अगली तस्वीर भी आगरा से है, जहां एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक बेबस पत्नी ने जान बचाने के लिए अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन देती हुई वो नजर आ रही हैं। कई अस्पतालों के उन्होंने चक्कर लगाए लेकिन कहीं जगह नहीं मिली। आखिरकार आगरा के SN मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने लाचार महिला के पति को मृत घोषित कर दिया। और एक और तस्वीर आगरा से ही, यहां एम्बुलेंस नहीं मिलने पर बेटे ने अपने पिता के शव को कार की छत पर रखकर शमशान घाट पहुंचाया। आगरा में हो रही लगातार मौतों के बाद यहां शव वाहन की खासी परेशानी है, दिक्कत है। यहां ऑक्सीजन के साथ साथ वेंटिलेटर की भी भारी कमी है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है। बहराइच में ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल और मरीज दोनों परेशान हैं। ऐसे में यहां के एक समाजसेवी सरवर अली ने अपने दोस्तों की मदद से 16 लाख रुपए इकट्ठा कर और रातों रात बहराइच के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिया। इस प्लांट के लगने से करीब 18 बेड को ऑक्सीजन मिल सकेगा। सरवर अली ने इससे पहले भी कोरोना के दौरान कई तरह की मदद जरूरतमंदों को पहुंचाई है। ये एक मिसाल है कि जहां चाह वहां रहा। जब एक अकेला शख्स इस तरह से कर सकता है तो क्यों नहीं सरकारें जो है बिना किसी राजनीति के मिलकर इस समस्या से जूझती हैं और लोगों की परेशानी हल करती हैं।
और उत्तर प्रदेश के रामपुर के जिला अस्पताल में सरकारी कामकाज को लेकर डॉक्टरों और नर्सों के बीच मारपीट हो गई। नर्सों का आरोप है कि डॉक्टर ने उनके बारे में भद्दी टिप्पणी की। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह का हंगामा हो रहा है। नर्सों ने डॉक्टरों को थप्पड़ मारा, जिसके बाद नर्सों और डॉक्टरों के बीच मारपीट यहां पर शुरू हो गई, जिसके बाद यहां घंटों हंगामा चलता रहा। पुलिस और प्रशासन ने दोनों के बीच बचाव किया। रामपुर के सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि दोनों पक्षों की बातचीत के बाद मामले की जांच की जाएगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, जहां 5 लोगों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और इन लोगों के पास से 240 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन और कच्चा माल बरामद किया गया है। आरोपियों के पास से 81,000 रुपए से ज्यादा की नकदी भी बरामद की गई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रामा मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ के 3 कर्मचारियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने तीनों के पास से पहले बेचे हुए इंजेक्शन के 82,000 रुपए बरामद किए और इससे पहले ये लोग 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन 40,000 और 3 इंजेक्शन 27,000 के बेच रहे थे। और लखनऊ में मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बेड होने के बावजूद कोरोना मरीजों को बेड नहीं दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने इसके दोषी लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने की बात भी कही है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि अस्पताल 100 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड और 6 आईसीयू बेड उसके अंदर है और ये खाली है। इन पर मरीजों की भर्ती नहीं हो रही है। किंग जॉर्ज के कोरोना अस्पताल बन जाने के बाद दूसरे विभागों के सभी बेड खाली हैं, उन्हें नहीं दिया जा रहा है मरीजों को। बलरामपुर अस्पताल में 20 वेंटिलेटर हैं, जिनमें से सिर्फ 5 ही काम कर रहे हैं, जबकि इसके लिए करोड़ों रुपए जारी किए गए हैं। अगर 6 घंटे से ज्यादा इन दोनों अस्पतालों में बेड खाली रहे और मरीजों को इलाज के बिना उनकी अगर मौत हो जाए तो जिम्मेदार शख्स पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो, इस चिट्ठी में कहा गया है। और चुनाव आयोग को मद्रास हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए साफ कहा है कि दूसरी लहर के लिए आप जिम्मेदार हैं और आपके अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इसी बीच यूपी में हो रहे पंचायत चुनाव में ड्यूटी कर रहे 2 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स की मौत फिरोजाबाद और एक की हमीरपुर में हुई है। और उत्तर प्रदेश के अमेठी में कल पंचायत चुनाव का चौथा चरण था। यहां कई बूथों पर हंगामा हुआ और अमेठी में तो ये हाल हुआ कि यहां रात 12 बजे तक मतदान होता रहा। क्योंकि यहां पर सैकड़ों लोग कतार में खड़े थे और जो लोग कतार में खड़े हो जाते हैं उनके लिए मतदान के लिए व्यवस्था होती है, खुली रहती है। तो रात 12 बजे तक यहां मतदान हुआ है। आप तस्वीरों में देखिए, लोग खड़े हैं। और उत्तर प्रदेश के बाद अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान, जहां कोरोना के संक्रमण लगातार वहां पर भी बढ़ रहा है। रोजाना 15,000 से ज्यादा नए मरीज यहां मिल रहे हैं। 1,36,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीज आने से अस्पतालों पर काफी ज्यादा दबाव भी बढ़ता जा रहा है। मेडिकल स्टाफ की कमी भी नजर आती है, बेड मिलना मुश्किल हो रहा है। राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल पूरी तरह से भर चुका है। ऑक्सीजन वाले बेड मिलना और भी ज्यादा यहां पर मुश्किल है। राजस्थान का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल RUHS एक हफ्ते पहले यहां वार्ड के बाहर 100 से अधिक बेड लगवाए गए थे, लेकिन आज ये पूरी तरह से भर चुका है और इस अस्पताल में भर्ती होने के लिए एक लंबी वेटिंग चल रही है। कुछ ऐसा ही हाल है निजी अस्पतालों का। 3 दिन से भीलवाड़ा से जयपुर आए आसनलाल लालवानी बेटे को लेकर भटकते रहे, फिर आखिरकार इस निजी अस्पताल में भर्ती करवा पाए। वाड़ा भी किसी भी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं था विद ऑक्सीजन। सामान्य तो है लेकिन ऑक्सीजन वाला तो बेड खाली नहीं था, इसीलिए फिर जयपुर आया। जयपुर में भी कहीं खाली नहीं था, केवल यहाँ लीव हॉस्पिटल में खाली मिला है। अब उसको एडमिट किया गया है। दिक्कतें तो काफ़ी हो रही है। सरकार भी मानती है कि सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में राजस्थान में ऑक्सीजन सप्लाई की है। हमारे पास ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड करीब 14,389 है और 4,477 आईसीयू बेड उपलब्ध है, जिनमें
निरंतर वृद्धि की जा रही है। बेड्स की कोई कमी नहीं है। सवाल सिर्फ ये है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन केंद्र सरकार के द्वारा हमको उपलब्ध करा दी जाए। अभी तक 140 MT लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन वो हमको अलॉट की गई है भारत सरकार के द्वारा, जबकि हमारी आवश्यकता आज 250 मैट्रिक टन से ज्यादा है। सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है तो निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। हॉस्पिटल इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये पेंडेमिक है और एक साथ पूरे परिवार बीमार पड़ रहे हैं। पेशेंट का लोड हॉस्पिटल पे बहुत ज़्यादा है, उनकी क्षमता से कहीं ज़्यादा है। और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने बेड कहां-कहां उपलब्ध करवाए हैं उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल चलाया है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिससे पता चले कि किस हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध है। इसका नाम चिकित्सा मंत्री हेल्प डेस्क है और नंबर है 0141 222 5624 और 0141 222 500, यानी 0141 222 5624 और 0141 222 5000। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। तो राजस्थान के बाद आपको दक्षिण के राज्य कर्नाटक के लिए चलते हैं, जहां बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे राज्य में 14 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये आज रात 9 बजे से 11 मई सुबह 6 बजे तक रहेगा। रविवार को कर्नाटक में 34,000 नए मामले आए, जबकि बेंगलुरु में 20,000 से ऊपर। रविवार को कर्नाटक में 34,000 नए कोरोना केस आते ही येडियुरप्पा सरकार हरकत में आ गई। सोमवार को राज्य में 14 दिन के लॉकडाउन बल्कि कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। Strict measures to control COVID pandemic will be taken. From tomorrow night till next 14 days, there will be closed down for whole state. 11 मई की सुबह तक चलने वाले इस कर्फ्यू या लॉकडाउन में सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक ही जरूरी सामान मिलेगा। हालांकि उद्योग धंधों, खेती और जीवन रक्षक उत्पादों को इससे मुक्त रखा गया है। ट्रेन, विमानों से भी सफर चलता रहेगा। टीकाकरण के लिए आ जा रहे लोगों को भी नहीं रोका जाएगा। 18 पार वालों को कर्नाटक में भी मुफ्त ही टीका मिलना है। राज्य में फिलहाल 2.5 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर में बीमारी के लक्षण नहीं हैं, लेकिन मामला बिगड़े नहीं, इसलिए सरकार ने ये लॉकडाउन लगाया है। यहाँ दूसरे राज्यों की तरह अस्पतालों के बाहर अफरा तफरी नहीं दिखती और इसकी सबसे बड़ी वजह एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं, जो अनजाने में बड़ी तादाद में दूसरों को संक्रमित कर रहे हैं। ऐसे में इस चेन को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।